This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 31 डिसेंबर 2020 माधव निदान निदानवृत्तिका शंखं चक्रं गलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मिन् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। परिणामः अयोगादियुक्तः ऋतुस्वभावजाः शीतादयः अधर्मस्य च रोगो हेतोः अत्रैव अन्तर्भावः इति द्रष्टारः हरिचन्द्रः तस्यापि कालान्तरपरिणतस्य दुःखकर्तृत्वात्। तर्हि भट्टारकचन्द्रस्य इदं मतं यत् अधर्मस्य परिणामे अन्तर्भावः करणीयः इति कालान्तरपरिणतस्य तस्य दुःखकर्तृत्वात्। चक्रपाणिदत्तस्तु प्रज्ञापराधे तस्य अन्तर्भावमाह अयमेव पन्थाः साधीयान् इति अहं मन्ये। मिथ्याज्ञानकृत ब्रह्मवधादिगन्धनः अधर्मस्य प्रज्ञापराधः एव मूलम्। यतः विमानस्थाने चक्राचार्ये स्वयमेव उक्तं यत् तस्य मूलम् अधर्मः तयोर्मूलं वा असत्कर्म पूर्वकृतं तयोर्योनिः प्रज्ञापराधः एव। तर्हि प्रज्ञापराधः एव तत्र अधर्मस्य मूलम् इत्येतत् विषये नास्ति संशयलेशः। बलाबलं तु अत्र न निरूप्यते रोगकारणत्वेन अधर्मस्य सर्वथा सिद्धत्वात्। बुद्ध्या विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनं प्रज्ञापराधं जानीयान् मनसो गोचरं तत्। चक्रस्तु मोस्टली मोहामुळे अज्ञानामुळे मानसिक दोषव्याधि उभय हेतुत्वात् हेतुवेदाच्च सत्रविधः। तो दोष हेतु व्याधि हेतु उभय हेतु इनके जरिए ये 3 प्रकार का इस प्रकार का है। दोष हेतु यथा क्षय प्रकोप प्रशम निमित्ताः यथर्थ उत्पन्ना मधुरादयः। प्रशम क्या बुलाया इसमें? तो यथर्थ उत्पन्न जो मधुरादि रस है वो दोषों के प्रकोप के हेतु क्षय और प्रकोप के हेतु है। व्याधि है तो यथा मद्भक्षणं पांडुरोगस्य कारणम्।
मृदभक्षण पांडुरोग का कारण है, ये व्याधि हेतु इस प्रकार का है। यद्यपि मृदपि दोषम प्रकोपयत्येव यदुक्तम चरपि। तो मृद वैसे भी दोष का प्रकोप करती ही है। कषाय मारुतम पित्तम उषरा मधुरा कफम। कषाय रसात्मक जो जमीन है, भूमि है, वो वात का वर्धन करती है। लवण रसात्मक उषरा जो है वो पित्त का वर्धन करती है, और मधुर रसात्मक जो है कफ का वर्धन करती है। तथापि तज्जैव दोषे ही पांडुरोग एव आरभ्यते न तो अन्यो विकार इति व्याधि हेतुता भवति। ये होने के बावजूद भी उससे जो रोग निर्माण होगा वो पांडुरोग ही निर्माण होगा, और इसीलिए व्याधि हेतुता उसकी है इस प्रकार से। पण म्हणजे व्याधी हेतू दरवेळेला वेगळे येतात का? काही ठिकाणी आहे, तमक श्वास वगैरह इन सभी में रजोधूमा निलय मर्म घाता धीमाम्बुना, ये साक्षात व्याधि हेतु बताए गए हैं। और कई जगह पे तिक्तोषण कषायल वृक्ष प्रमित भोजने ये वगैरह ये बात प्रकोप के हेतु, दोष प्रकोप के हेतु बताए गए। और फिर जहां दोनों हेतु रहेंगे, दोष के भी हेतु रहेंगे और व्याधि के भी हेतु रहेंगे, वहां उभय हेतु इस प्रकार से उसको कहा जाएगा। और कारण किस प्रकार से रोग का हेतु बनेगा, साक्षात रोग का हेतु बनेगा या परंपरा से दोष प्रकोप करके रोग का हेतु बनेगा, ये काफी दूसरे बातों पर निर्भर इस प्रकार का रहता है। और वो समझ पाना एक अहम चीज इस प्रकार की है। शायद ये मधुकोश टीका खत्म करने के बाद जो बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया था कि हम केस पेपर को एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे और बेस केस पेपर के बारे में सोचेंगे, तो उस चीज को आगे लेकर चलेंगे। खास करके कारण बहुत विभिन्न विभिन्न होते हैं, लक्षण बहुत विभिन्न विभिन्न इस प्रकार के होते हैं, और उनका तालमेल कैसे बिठाना, दोष हेतु कौन से है, व्याधि हेतु कौन से है, उभय हेतु कौन से है, और उसकी परिणाम कारकता कितनी है या उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सब देखने के बाद लक्षण और व्याधि के बारे में हम थोड़ा सोच सकेंगे। और फिर परहेज के बारे में बता सकेंगे, फिर हेतु प्रत्यय की चिकित्सा के बारे में हम कुछ सोच सकेंगे। तो शायद ये बात उसमें बनेगी। तो ये माधव निदान मधुकोश टीका खत्म होने के बाद इसके बारे में सोचेंगे। और वैसे भी हमारा काम चल रहा है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर का। तो अभी मालूम नहीं मुझे, कदाचित 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें। तब तक ये काम कुछ दिखाने लायक इस प्रकार का या प्रयोग में लाने लायक इस प्रकार का हो जाएगा, तो वो एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और फिर इन सभी भावों का किस प्रकार से विचार करना है ये हम सोच सकेंगे। तत्र यद्यपि दोषप्रकोप पूर्वकमेव व्याधिजननं तथापि दोषवत् व्याधो अपि तस्य कारणत्वम् इति बोधयति। तो दोष प्रकोप पूर्वक ही व्याधि का निर्माण होता है। जो दोष हेतु बताए गए हैं वो दोष को निर्माण करते हुए आगे व्याधि को भी निर्माण करते रहेंगे, तो सभी उभय हेतु ही हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ऐसा है कि कुछ व्याधि हेतु रहेंगे वो सीधा व्याधि को निर्माण करेंगे, तो इनमें उस व्याधि को निर्माण करने की क्षमता सीधी है, ये एक इसमें अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और फिर दोनों की चिकित्सा उसमें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। जो दोष हेतु और व्याधि हेतु दोनों है, वहां दोनों की चिकित्सा आवश्यक रहेगी। केवल दोषों के हेतु दिखाई दे रहे हैं, तो दोषों को अगर हम दोषों की चिकित्सा भली भांति करते हैं हेतु विपरीत इस प्रकार से, तो भी व्याधि का शम हो सकता है। और जो व्याधि प्रत्ययनी की चिकित्सा है वो
अगर हम सीधा व्याधि का प्रशमन करना चाहते हैं तो व्याधि प्रत्यय की चिकित्सा उसके लिए आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। दोषः स्वतः क्रियांतरिणमा निवर्तते। दोष स्वतः ही निवृत्त हो सकता है या उसके लिए दूसरी कोई चिकित्सा करनी पड़ती है इस प्रकार से। तेन न तत्र तत्र न व्याधिहर मात्र प्रयोजन किंतु उभय प्रत्यनीकम। तो केवल व्याधिहर चिकित्सा से फायदा नहीं होगा, दोनों की चिकित्सा वहां पे करनी पड़ेगी। तो ये काफी अहम मुद्दा है। बम्बई में माधव साने वैद्य प्रैक्टिस किया करते थे, जिनके लड़के का भी ये माधव इस प्रकार का रुद्रोग के बारे में संचलन है। वो लड़का एमबीबीएस है, रोहित जो है वो एमबीबीएस है, लेकिन माधव बाग इस प्रकार से उन्होंने जो प्रचलन किया है। माधव साने की खासियत थी कि वो अग्र संग्रह का प्रयोग सभी रुग्णों में करते। तो ज्वर है तो मुस्तापरपटकम ज्वरे, इस सूत्र को लेकर मुस्तापरपट का एक सिरप उन्होंने बनाया था, सभी को वो सिरप देते थे। इसी प्रकार से महेशु धात्री निषे, तो उनका कुछ प्रिपरेशन तैयार था, प्रमेह का मरीज है तो दे देना इस प्रकार। और अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बहुत मरीज रहते थे इस प्रकार से। वास्तव में ऐसा है कि व्याधि प्रत्ययनी की चिकित्सा बाद में आती है, पहले दोष प्रत्ययनी की चिकित्सा करनी है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश है। एवं अन्यानपि व्याधि स्वनिदान विपर्य, अन्य रोगों को भी स्वनिदान विपर्य से चिकित्सा करे, हेतु विपरीत चिकित्सा करे। अनुबंध हेतु सती हेतु विपर्य त्यक्त्वा यथायथं युञ्जात वैद्यो व्याधि विपर्य, इस प्रकार। अगर उसके बावजूद दो व्याधि शेष रहता है, व्याधि चालू रहता है, तो हेतु प्रत्यय को बंद कर व्याधि प्रत्यय की चिकित्सा देनी है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम पहले हेतु प्रत्यय की चिकित्सा इस प्रकार से करेंगे और उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो व्याधि प्रत्यय की चिकित्सा करें। कोलटकर सर जी का एक अनुभव है कि 13-14 बरस के भाई बहन घर में अकेले थे और माँ बाप कहीं दूसरे दूसरे गांव गए थे, तो दूध बहुत रहता था, तो क्या करते इसलिए दही बना के खाया दोनों ने। और वो पूरी फैमिली कोलटकर के यहाँ आती थी, तो पैरों में सूजन आ गई, सिर्फ दही ही खाया। तो कोलटकर सर के पास आए, तो सर ने पूछा तुमने क्या नया किया? तो उन्होंने बताया ये दूध बहुत रहता था तो दही बना के खाया। तो पलटकर सर ने कहा ठीक है, एक काम करो, ऐसा ही दही बनाओ लेकिन उसका छाछ बनाओ और वो छाछ पियो 2-3 दिन के लिए। उन्होंने वो करने पर सूजन चली गई, एक भी दवा नहीं। विशेषा शोथकृत दधि और तक्र जो है वो शोथनाशन इस प्रकार का है। तो ये हेतु प्रत्यय का चिकित्सा का एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है। तो अगर हमें पता चलता है कि ये हेतु है तो उसका सेवन पण म्हणजे याचा अर्थ असं नव्हतं की दही खूप खाणार म्हणजे ताक पेलं तर त्यांचे सगळे ज्यांनी दयाने आलेले जाऊ शकतात. कुछ हद तक होगा कि दही से उत्पन्न अगर व्याधि है तो शायद तक्र से उनके शांति इस प्रकार की हो जाएगी। किडनी फेलियर में तक्र की प्रशस्ति नहीं है, क्योंकि उसमें पानी जाता है और हम पानी को काफी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो वहां दही बंद करना इतना ही बताते हैं। और तक्र सेवन करने के लिए मैं तो नहीं बताता, दूध के लिए ही जिक्र करता हूँ, दूध पियो ऐसा ही जिक्र करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जहाँ हेतु प्रत्ययनी का चिकित्सा का अवसर है वहां पण याला काय सरांनी शंकर किंवा दात्री असं काहीतरी दिलं तर त्यांना होतं. नहीं दिलं काही, म्हणजे दह्याचं पाचन करायची काही गरज पडली नहीं पड़ी। कोलटकर सर इसके लिए काफी आग्रही थे और कई दफा वो औषध देते ही नहीं थे, सिर्फ हेतु प्रत्ययनी का चिकित्सा या हेतु टालने की चिकित्सा। एक अजीब अनुभव सर ने बताया था
कि एक ऐसा ही मरीज आया था, उसको सर ने कुछ दवा दे दी, परहेज बताया, हाँ, और वो गायब हो गया। 6 महीने के बाद वो दूसरे मरीज को लेके आया। तो सर ने पूछा तुम्हारा क्या हुआ, तुमने एक बार दवा ले ली फिर आगे आए ही नहीं तुम। तो उसने बताया कि जिसने मुझे भेजा था उसने मुझे बताया था कि आप उनकी दवा ले लो नहीं लो, लेकिन उनका जो परहेज है वो करो, उसी से तुम्हारे रोग की शांति हो जाएगी। तो मैंने वही किया और मैं ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो दवाई ली ही नहीं, सिर्फ 15 दिन ही दवाई ली इस प्रकार से। कोलटकर सर ने भी इसकी प्रशंसा की। मेरा एक मरीज टूट गया, मेरा इसमें जो उत्पन्न था वो चला गया, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। कोलटकर सर ने। तो केवल परहेज से अगर रोग ठीक होते हैं तो ठीक है, हम केवल वही बताएं इस प्रकार से। लेकिन कई बार लोगों की मानसिकता भी ऐसी रहती है कि केवल परहेज से क्या होगा, तुम दवा ही भी दे दो इस प्रकार से। तो ये थोड़ी अलग बात इस प्रकार की बनती है। न व्याधिहरमात्रं भेषजं प्रयोज्यं किंतु उभय प्रत्यनीकम, तो उभय प्रत्यनीक औषध का वहां पे प्रयोग करना है। अभी ये काफी मुश्किल होता है कि कोई हेतु सिर्फ दोष हेतु बने, व्याधि हेतु बने, उभय हेतु बने, ये किस पर निर्भर हो इस प्रकार से। हम अगर संहिताओं में जिन द्रव्यों के बारे में वर्णन किया गया है वैसे ज्यादा औषध द्रव्यों के बारे में वर्णन संहिताओं में नहीं है। हरितकी, आमलकी वगैरह ऐसे कुछ द्रव्यों के बारे में निर्देश है, लेकिन गुड़ीची से लेकर बहुत सारे वनस्पति जो द्रव्य है जिनके बारे में काफी जिक्र भाव प्रकाश वगैरह निघंटु में आता है। अब उसमें वो किस दोष पे काम करती है, किस व्याधि पे काम करती है, ये भी बताया होता है। और वैसे आहार्य पदार्थों के बारे में जो भी वर्णन आता है वो भी हमारे मूल संहिताओं में ही इस प्रकार से आता है। अम्लपाक रसंग्राही गुरुष्ण दधिवात, तो अम्लपाक रस ग्राही गुरु उष्ण वातजित इस प्रकार का है। मेदश्लेष्ण वगैरह वगैरह इस सभी को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। और कुष्ठ, पांडु, विसर्प वगैरह वगैरह इन रोगों को भी निर्माण करने वाला है। अब दही से केवल कफ पित्त वर्धन और वात शमन होगा या दही से विसर्प, पांडु वगैरह इस प्रकार के विकार निर्माण होंगे, ये किस पर निर्भर रहेगा। दही में दोनों का सामर्थ्य है, दोष प्रकोप का भी सामर्थ्य है और व्याधि निर्माण का भी सामर्थ्य है। अब इन दोषों के प्रकोप द्वारा वो अगर इन्हीं रोगों को निर्माण करता है जो वहां पे अन्यथा शोक, विस्फर, विसर्प वगैरह वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं, तो वो उभय प्रत्यनिक हेतु हो जाता है। लेकिन दोष प्रकोप हुआ और दोष प्रकोप से अन्य ही कोई विकार निर्माण हो गया इन्हीं इसी दही सेवन से, या फिर उसके और भी कुछ कारण उस व्यक्ति में है और ये दही के कारण और ये कारण मिलकर कुछ और विकार निर्माण हो गया। पानी ज्यादा पी रहा है समझो, दही भी खा रहा है और पानी भी ज्यादा पी रहा है, डायबिटीज की हिस्ट्री है या डायबिटीज की बीमारी है, तो ये नेप्रोपैथी तक, नेप्रोपैथी की तरफ में मुड़ेगा इस प्रकार से। और वहां दही शोथ का कारण है या दही सिर्फ अभिषंध के कारण ये शोथ विकार निर्माण हो रहा है, पांडु निर्माण हो रहा है, या सिर्फ ये सूजन एक लक्षण निर्माण कर रहा है, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो कोरटकर सर का कहना था कि ये जो परिवर्तन आया संहिता ग्रंथों से निघंटु ग्रंथ तक, हाँ, ये किस तरीके से आया। संहिता ग्रंथों में आहार्य पदार्थों के बारे में जिक्र है, उनका दोष कर्तृत्व, उनका व्याधि कर्तृत्व इस प्रकार का, लेकिन औषधियों के बारे में उसका जिक्र नहीं है। अब भाव प्रकाश वगैरह ग्रंथों ने हर एक वनस्पति को लेकर उसकी कार्मुकता क्या है, किन दोषों का शमन करती है, किन व्याधियों का शमन करती है, ये किस आधार पर बताए, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है।
फिलहाल हम केवल मानकर चलते हैं, हाँ भाव प्रकाश में दिया है, धनवंतरि निघंटु में दिया है, तो ठीक है, ये इसके इस प्रकार के गुण वगैरह वगैरह है या इस प्रकार के कार्य है। लेकिन सच्चे देखा जाए तो ये आवश्यक रहेगा कि इसमें दोष प्रत्यनीकत्व है, व्याधि प्रत्यनीकत्व है, उभय प्रत्यनीकत्व है। ये हम कैसे जज करेंगे? एक बड़ा प्रयास इस प्रकार का हो सकता है जो फणसलकर जी किया करते थे और अभी प्रातिपदिक कोश के आधार पर ये काफी आसान इस प्रकार का होगा। हमने औषध कोश में भी प्रयोग किया है कि एक एक औषध द्रव्य को लेकर, हाँ, वो केवल वही द्रव्य किन किन रोगों में प्रयोग में आए हैं, शतावरी ले लो, दारवी ले लो और कुछ ले लो, फिर उसके दो द्रव्य, ये द्रव्य और उसके साथ में कोई और द्रव्य, ये इस प्रकार का कहाँ कहाँ पे आए, शतावरी और वृक्ष अधोवृत्त पित्त में बताया गया इस प्रकार से, शतावरी अकेली अर्श रोग में भी आई है इस प्रकार से। तो इन सभी संयोगों को फिर तीन द्रव्यों का संयोग, चार द्रव्यों का संयोग वगैरह वगैरह ऐसे हम करते जाएंगे। अब इसमें दोष स्थिति क्या है ये अगर देखने की कोशिश करेंगे, रक्त पित्त है तो रक्त दोष है, पित्त दोष है, ये तो कम से कम पता चल जाता है इस प्रकार से। शतावरी वैसे वात पित्त प्रशमन करने वाली इस प्रकार की है। वात व्याधि में भी शतावरी का प्रयोग आता रहता है। तो सभी रेफरेंसेस को ढूंढकर ये किस किन रोगों के लिए ये उपयुक्त है ये देखना, और दोषों के हिसाब से उस रोग में कौन से दोष वगैरह है इसका इसकी जानकारी ले लेना और उनके रसवीर्य विपाक के आधार पर दोष शामकत्व उसका कैसा होगा ये सोच लेना। अब शायद हम भाव प्रकाश की तरफ तरीके से हर द्रव्य के कार्य के लिए सज्ज हो जाएंगे और हर द्रव्य का कार्य समझ पाएंगे। जिस प्रकार से एक ट्रांजिशन आया कि इसको हर एक द्रव्य को लेकर उसके बारे में जिक्र हुआ, उसी प्रकार का जिक्र भाव प्रकाश वगैरह जैसे निघंटु में हुआ, वहां वहां वो हम कर सकते हैं। अब एक अहम चीज है कि आहार्य द्रव्यों के बारे में निघंटु रत्नाकर से लेकर बहुत सारे ग्रंथों में आहार द्रव्य के मूल गुणधर्म और फिर उसके आगे उसके जो कृतान्न वर्ग वगैरह है उसके गुणधर्म इस प्रकार से बताए गए जो काफी प्रचलन में उस समय में थे। अब फिलहाल अभी जो आहार्य द्रव्य कृतान्न वर्ग प्रचलन में है उनके बारे में उसी प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो प्रातिपदिक कोश का एक मकसद आहार ज्ञान कोश भी है। जब सभी ग्रंथ इसमें समा जाएंगे निघंटु रत्नाकर, क्षेम कुतूहलम, भोजन कुतूहलम वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो शायद कृतान्न वर्ग के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और जो पदार्थ अभी प्रयोग में है, ज्यादा पैमाने पर जिनका प्रयोग होता रहता है, उनके बारे में हम कुछ सोच सकेंगे। और फिर नए द्रव्य जो है, मूंगफली है, सोयाबीन है या कुछ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, उसकी बहुत सारी रिसाइपीज अभी उपलब्ध है। तो उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे ये उसके आगे का विचार इस प्रकार का है। तो वैसे देखा जाए तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, लेकिन मूल ग्रंथों को लेकर या निघंटु वगैरह ग्रंथों को लेकर हम कुछ हद तक इसमें प्रयास जरूर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। दक्षवाच्यं कारणभूत दोष निवृत्ति कार्यभूतस्य वैधर्य निवृत्ति, ये भी एक अहम वाक्य है। क्या ऐसा मत कहो कि कारणभूत दोष निवृत्ति, अगर दोष प्रतिनिधि की चिकित्सा सभी जगह करेंगे
तो दोष कारण है, व्याधि कार्य है। कारण की निवृत्ति हो जाए तो कार्य भी निवृत्त हो जाएगा अपने आप, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यतः प्रतिनेत शक्तिकानि वैशद्रव्याणि भवन्ति कथम अन्यथा श्लेष्मिकमेरे श्लेष्महरम एवं वमनम न परिचयते। तो औषधों की शक्ति प्रतिनियत होती है, एक स्पेसिफिक इस प्रकार की होती है। नहीं तो कफज तिमिर में कफहर द्रव्य देने से तिमिर का नाश हो जाएगा, तिमिर रोग खत्म हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो नहीं है। नहीं, दवा में तैमेरिकम इस प्रकार का बताया गया है। न गुल्मिनम न चापि पांडुदर रोग पीड़ितम। तो दोषहर चिकित्सा एक अहम चिकित्सा है, फिर भी सभी रोगों में केवल दोषहर चिकित्सा देने से फायदा नहीं होगा और व्याधि का शमन नहीं होगा। इसीलिए मैंने वो जिक्र किया था कि ये आरंभवाद है, रोग का निर्माण होना यह आरंभवाद है, दोषों से रोग भिन्न है और उसके चिकित्सा के लिए व्याधि चिकित्सा ही आवश्यक है। इसीलिए इतने सारे व्याधियों का जिक्र किया ग्रंथों ने, उनकी अवस्थाएं बताई, उनके प्रकार बताए, उनके साधे साधे के बारे में निर्देश दिया। तो ये सब क्यों आवश्यक था? केवल दोष चिकित्सा से इस प्रकार से व्याधि की चिकित्सा नहीं हो सकती, उसका प्रिंसिपल ही अलग है। और उसके अनुसार व्याधि की चिकित्सा अलग अलग इस तरीके से होनी चाहिए। तो एक अहम मुद्दा है कि दोष और व्याधि अलग अलग है, दोनों के कारण अलग है, दोनों की चिकित्सा अलग अलग इस प्रकार की है। कहीं जगह ऐसा हो सकता है कि एक कोई हेतु दोनों के लिए हेतु हो सकता है, कोई चिकित्सा दोनों के लिए चिकित्सा हो सकती है। लेकिन कारण की चिकित्सा करेंगे तो कार्य की चिकित्सा अपने आप हो जाएगी, ऐसा नहीं हो। केवल दोष प्रत्यय की चिकित्सा से सभी व्याधि मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है। व्याधि अलग चीज है, ये कार्य भिन्न है और इसलिए ये आरंभवाद है, सत्कार्यवाद यहाँ पे छोड़ दिया इस प्रकार से। तो इसके जरिए ये जानना बहुत जरूरी है कि व्याधि क्या है, रोग क्या है। यद्यपि वो दोषों से उत्पन्न है, तथापि वो एक अलग आइडेंटिटी है, वो अलग स्थिति है उसकी, और उसका ट्रीट करने का प्रिंसिपल अलग है, अवस्थाएं अलग है, वगैरह वगैरह। तो प्रतिनियत शक्ति का नहीं भेषज द्रव्याणि भवन्ति, ये भी एक अहम वाक्य है। भेषज द्रव्याणि औषध द्रव्य जो है वो प्रतिनियत शक्ति वाले होते हैं, उनकी एक खास शक्ति रहती है कि जहां पे वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरे विकारों में वो इस प्रकार से उपयुक्त नहीं होगी, इसीलिए तो आग्रह संग्रह बताया गया। और कई द्रव्य ऐसे रहेंगे कि जो अनेक व्याधियों का नाश करने में समर्थ रहेंगे, लेकिन अकेले समर्थ रहेंगे ऐसा भी नहीं है। कुछ अन्य द्रव्यों के साथ समर्थ इस प्रकार के रहेंगे, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और उसके उनके ऊपर होने वाले संस्कार, ये दोनों बहुत ही अलग चीज है। कैसे हम इनको देखें, कैसे हम उनको समझे और फिर उनका भलीभांति प्रयोग हम किस प्रकार से करें, ये एक अहम समस्या इस प्रकार की है। तो कोशिश तो यही रहेगी कि हम इन सभी को भलीभांति समझने की कोशिश करते रहेंगे। और ये प्रतिनियत शक्तिकत्व, ये जो चीज है, ये एक काफी अहम चीज है। हीरक बस समझो कि कैंसर के लिए प्रतिनियत शक्ति इस प्रकार का है, और इसलिए हीरक का प्रयोग करेंगे तो कैंसर में फायदा होगा इस प्रकार से। तो भाग्यवटिकर शास्त्री ने इस बात को सभी के सामने इस प्रकार से लाया। सर्पगंधा वनस्पति हाइपरटेंशन के लिए उपयुक्त है, ये चोपड़ा ने सिद्ध किया और उसका प्रचलन लाया। तो मूस्ता परपट का ज्वर में है वगैरह, इस प्रकार से किसी एक रोग के लिए कोई एक पर्टिकुलर दवा,
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसके लिए भूम्यामल की या फिलेंसिस टेरूरी, ये एक इन विट्रो स्टडी हुआ है कि तो उसके ऊपर काम करती है। तो ये प्रतिनियत शक्तिकत्व इस प्रकार का है। उसका अन्य रोगों में उपयोग होगा नहीं होगा, जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं होगा, ऐसी तो आपत्ति नहीं है। अब जब चौथे अध्याय में सूत्र स्थान में पंचाशन महाकषाय बताए गए, तो अग्निवेश ने उसके ऊपर प्रश्न पूछा है, न एतानि भगवंत पंचाशत कषाय शतानि पूर्यन्ते, ये 500 नहीं हो रहे हैं, वही द्रव्य बार बार इस गण में उस गण में वगैरह वगैरह इस प्रकार का आ रहा है, तो 500 कहाँ होते हैं इस प्रकार से। तो अत्रेय ने उनको जवाब दिया है कि आप जैसे बुद्धिमान छात्र से मेरी अपेक्षा नहीं थी, इस प्रकार का प्रश्न आप उठाएंगे इस प्रकार से। अगर एक ही द्रव्य इस प्रकार का मिल जाएगा जो अनेक कार्य करने में समर्थ होगा, तो कौन दूसरे द्रव्य के उपदेश के बारे में सोचेगा, कौन सुनने के लिए तैयार होगा या सुनने के लिए भी दिलचस्पी किसको रहेगी इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें मतलब है हमें किस प्रकार का कार्य चाहिए। जो चौथा अध्याय है पंचाशन महाकर्षण, ये थोड़ा अजब तरीका है कि कर्मों के आधार पर द्रव्यों का प्रयोग इस प्रकार से। मैं संधान करना चाहता हूँ, संधान ये गुण प्रयोग करूंगा। मैं कुछ शुक्रवर्धान बढ़ाना चाहता हूँ, शुक्र द्रव्यों का करूंगा। कंठ्य चाहिए मुझे, कंठ्य द्रव्यों का प्रयोग करूंगा वगैरह इस प्रकार से। तो जिनमें ये कॉमन कर्म है, अब नैदानिक दृष्टिकोण और चिकित्सक दृष्टिकोण ये अलग अलग हो सकते हैं। कुष्ठ में जब शूद्र कुष्ठ महाकुष्ठ वगैरह प्रकार का क्लासिफिकेशन आता है, उसमें ये एकादश कुष्ठ है, ये सप्त कुष्ठ है, टोटल अष्टादश कुष्ठ इस प्रकार के है वगैरह वगैरह। और जब हम चिकित्सा में मुड़ते हैं तो ये अष्टादश कुष्ठों का ज्यादा जिक्र नहीं है। वात प्रधान कुष्ठ है तो ये करो, पित्त प्रधान कुष्ठ है तो ये करो, ये कुष्ठ है, कफ प्रधान कुष्ठ है तो ये करो। तो नैदानिक दृष्टिकोण तो इतना क्लासिफिकेशन क्यों किया? ये लक्षण है तो वात प्रधान है, ये लक्षण है तो पित्त प्रधान है, ऐसा ही बताते ना। चिकित्सा उसके अनुरूप इस प्रकार की बताई गई है। लेकिन फिर भी निदान में अष्टादश कुष्ठ के बारे में बताया गया, और चिकित्सा करते समय वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान इस प्रकार से प्रकार की अवस्थाओं को लेकर किया। अब कैंसर के बारे में अगर सोचना है, हाँ, तो जनरल कैंसर की संप्राप्ति एक चीज है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, जो शुक्र दृष्टि का होना, किस धातुओं में स्थित ये दृष्टि है वगैरह वगैरह, इसके बारे में सोचना। अब जब अवयवों की बात आती है, हाँ, लिवर में कैंसर है, लंग में कैंसर है, कोलन में कैंसर है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो एक कैंसर की मूल चिकित्सा के साथ शुक्रशोधन गण वगैरह इनके साथ उस अवयव का धात्विकटित्व या उसका निर्माण कैसे होता है, वो किसी स्रोतस का मूल स्थान है क्या, ये देखकर वो चिकित्सा उसमें देखना पड़ेगा। टुडेज ओपीडी 2-3 व्याधी संकर प्लस ॲलोपॅथी as हेतू असे कॉमन पार्ट मिळतेच। अशा वेळी हेतु प्रत्यनिक करावी, व्याधि प्रत्यनिक कोणती चिकित्सा करावी, कन्फ्युजन सही है। और इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूं कि हम केस पेपर के ऊपर बहस करेंगे, और उसमें कुछ सच्चे केस पेपर, हाँ, भरे हुए केस पेपर को अगर साथ में लेंगे। शुरू में एक चर्चा होगी कि इन भावों का किस दृष्टि से विचार करना है, और बाद में इन कुछ मरीजों को लेकर यहाँ किस प्रकार से विचार करना है इसके बारे में सोचेंगे, तो शायद कुछ हद तक इसके लिए मार्गदर्शन होगा।
तो अभी ये काफी मुश्किल है सभी भावों को समझ लेना और क्या एग्जैक्टली हुआ है और क्या करने की जरूरत है ये समझ पाना। पणसरकर जी कहा करते थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ये जिसके ध्यान में आएगा वो अच्छा वैद्य और उस प्रकार से वो कर पाएगा और फिर उसको सिद्धि मिलेगी, यशस्विता मिलेगी इस प्रकार से। तो ये थोड़ा बुद्धिबल जैसा है, चेस जैसा है। हर तरफ सिचुएशन अलग अलग इस प्रकार की होती है, फिर भी हर सिचुएशन में क्या हुआ है और क्या करना चाहिए या क्या होने की संभावना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे चलना है इसके बारे में सोचना। और ये हर मरीज में, हर अवस्था में, या जब कभी भी वो हमारे क्लिनिक में आएगा तो मानो कि 2-3 महीने से आ रहा है, काफी सुधार है, तो ज्यादा सोचने की बात नहीं रहती। अगर नया कोई हेतु हो गया हो तो ठीक है, उसके हिसाब से, या नया कोई लक्षण उत्पन्न हो गया हो तो उसके हिसाब से करना है। लेकिन जब शुरू में मरीज आता है तो सभी भावों का विचार करके हमें निश्चय करना है कि ये हुआ है और इसके लिए ये करने की जरूरत है इस प्रकार से। और ये काफी मुश्किल विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमाकिली कुर्युः किं पुनरुत्पत्तेः। विमल विपुल बुद्धि वाला वैद्य हो तो भी उसकी बुद्धि व्याकुल इस प्रकार की हो जाएगी। अल्प बुद्धि वालों की क्या कथा इस प्रकार। तो ये जाहिर है कि ये काफी डिफिकल्ट है और इसीलिए आयुर्वेद डिफिकल्ट है। आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू से ही अगर हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलता है फर्स्ट ईयर से लेकर, और हम किसी क्लिनिक में जाना आरंभ कर देते हैं, वहां पे देखते हैं मरीज किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार से डायग्नोसिस किया जाता है, किस प्रकार की चिकित्सा दी जाती है, चाहे कुछ समझे न समझे लेकिन उसका एक संस्कार बुद्धि पर रह जाता है। और जब हमारे पास उस प्रकार के मरीज आएंगे तो वो उद्बोधित हो जाता है कि हाँ, ये इस प्रकार का मैंने मरीज देखा था सर के यहाँ, और उसको सर ने इस प्रकार से विचार किया था उसके बारे में। एक बड़ा अजीब मामला है कि आप जब क्लिनिक में जाते हैं, हाँ, तो कैसे सीखते हैं, ये एक अजीब प्रश्न है। बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगता है कि सर के नजदीक रहेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। लेकिन सर के नजदीक रहने से सर के विचार नहीं आ सकते। सर के विचार आने के लिए तो अध्ययन अध्ययन नहीं चाहिए। जिस प्रकार से अभी ये चल रहा है विवरण उस ग्रंथों के बारे में, तो वो अगर हम समझ पाएंगे तो सर के विचार समझ पाएंगे। केवल नजदीक रहने से वो नहीं होता। कुछ वैद्यों का, कुछ छात्रों का ऐसा भी मानना था कि पूड़ी बांधना ये पहले ज्यादा होता था और कंपाउंडर्स उतने नहीं रहते थे, एक आध दूसरा कंपाउंडर रहता था, बाकी छात्र ही रहते। अभी ये काफी पिक्चर बदल गया, क्योंकि अब विद्यार्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। उस जमाने में ये छात्र आने वाला है तो आने वाला ही है, ऐसा होता था। अभी मालूम नहीं कौन सा छात्र कब नहीं आएगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मेरे क्लिनिक में मैंने सारा माहौल बदल दिया और बहुत सारे असिस्टेंट रख दिए, पेड असिस्टेंट। तो पूरी बनाना वगैरह उनका काम इस प्रकार का हो गया। और अगर जरूरत महसूस होती है छात्रों को जाना है तो छात्र वहां पे जाकर पुड़िया बांध सकते हैं। लेकिन एक छात्र ने मुझे बताया कि वहाँ जो कॉम्बिनेशन आपने किया है और जो दवाई दी है उसके बारे में अच्छी सोच हो सकती है। जब हम पुड़िया बांध रहे हैं, आपके नजदीक रहने से ये सोच नहीं है, लेकिन जब पुड़िया बांध रहे हैं तो ये क्यों दिया होगा, इस प्रकार का विचार शुरू होता है मन में। और उससे जो ज्ञान होता है वो अलग इस प्रकार का ज्ञान होता है। या जब हम समझाने की कोशिश करते हैं मरीजों को परहेज के बारे में वगैरह, या अनुपान कैसे लेना है, क्या लेना है,
तो हम अच्छा समझ पाते हैं। ये भी एक अलग चीज है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर आप गुरु से ज्ञान पाना चाहते हैं तो गुरु के विचारों पर चलो। गुरु का जिस प्रकार का अध्ययन है उस प्रकार का अध्ययन करो। शास्त्रम गुरु मुखोदगीर्णम आदाय उपास्य च असकृत, ये जो सुश्रुताचार्य बताते हैं कि गुरु के मुख से आने वाला ज्ञान सुनकर आदाय उपास्य च असकृत, बार बार उसके ऊपर विचार करते रहे, ये सही तरीका इस प्रकार का। और वैसे मैं कोल्हटकर सर के पास चिकित्सा के लिए सीखने के लिए गया ही नहीं। मैं फणसलकर के पास जाता रहा। फणसलकर ने अपनी प्रैक्टिस काफी समेट ली थी, तो ज्यादा मेरी देखने को मिले ही नहीं वास्तव में। लेकिन विचार धन जो है वो फणसलकर से कुछ हद तक और ज्यादातर कोल्हटकर सर से मुझे प्राप्त हुआ। और इसका श्रेय जाता है हमारी बम्बई की ट्रिप। हर 15 दिन में बम्बई में हम जाते थे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस का फायदा एक अलग चीज थी, लेकिन सर का 4-4 घंटे सहवास मिलना सुबह और शाम, ये सबसे अहम चीज थी। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होती रहती थी। पूरी पूरे प्रवास में हम बातचीत करते रहते थे इस प्रकार से। और उसमें जो ज्ञान हो जाता था वो अलग ही हिस्सा है इस प्रकार से। जो वैसे हमारे अष्टांग में ही मैंने एमडी किया। पूरे 3 बरस में हमारा एक ही लेक्चर हुआ, वो भी कोलटकर सर ने लिया। बाकी किसी ने भी पढ़ाया कुछ भी नहीं, एक भी लेक्चर नहीं हुआ। और कोलटकर सर ने जी जो लेक्चर लिया था वो तस्याशीति अध्याय, पहला सूत्र तस्याशीतात् आहारात् बलं बलश्च वर्धते यस्य सात्विकं विदितं चेष्टाहार व्यापाश्रयं चरक सूत्र स्थान 5वां अध्याय, ये एक सूत्र ही पढ़ा है। लेकिन जो ऊंचे स्तर पे वो हमें लेके गए इस एक सूत्र के जरिए, वो काफी अलग इस प्रकार का अनुभव था। तो कोल्हटकर सर की ये तो खासियत थी, उनके पास बहुत ज्ञान भंडार था, बहुत अनुभव थे इस प्रकार से। और मुक्त हस्त से वो लोगों को देते रहते थे। तो ये बात अगर होती है तो हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। नहीं तो बड़े वैद्यों के क्लिनिक में जाकर भी हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर हमें सीखना है तभी हम सीख पाएंगे, हमें सीखना नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, सभी लोग बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आचार्य गुरु है। शत्रुश्च बुद्धिमता, ये भी बताया गया है। जो मूर्ख है उनके लिए वो शत्रु है। ये क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा अगर होता है। तो कोलटकर सर के क्लिनिक में शायद एक था, फोटो था, भगवतम सच्चा हुआ, इस प्रकार उसके नीचे लिखा था। तो मैंने उनको पूछा कि ये इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसे बनाओ। ये वेद का कुछ वाक्य है, उपनिषद का शायद होगा। तो अपने जैसा शिष्य निर्माण करना ये एक अहम चीज है, और ये गुरु ऋण है। और उससे मुक्ति पाना भी आवश्यक है। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि हम उन जैसे बने। कोलटकर सर कहा करते थे कि अ, कोई छात्र उनके पास कई बरस से आ रहा है, तो किसी नए मरीज में वो उसको लिख देते कि तुम दवा चिकित्सा लिखो, और ज्यादा दखल अंदाजी उसमें नहीं देते थे कि अगर वो समझते हैं कि हाँ ठीक है तो वही चालू रखते थे इस प्रकार से।
तो नए रुग्ण के बारे में अगर हम हमारे गुरु जैसे सोच सकते हैं, जो प्लान गुरु लिखेगा वही अगर छात्र लिखेगा, तो समझ लेना चाहिए कि ठीक है, ये अभी तैयार हो गया छात्र इस प्रकार से। कोलटकर की परंपरा में ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोलटकर सर खुद भी नहीं जानते थे कि वो क्या लिखेंगे। उनके पास इतना ज्ञान भंडार था, इतना अनुभव था कि कुछ अलग ही लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो परंपरा से चल रहा है वही लिखेंगे। मैंने अजित जोशी से एक अजब बात सुनी थी। मामा जोशी उनके पिता जो अच्छे चिकित्सक थे, तो सूत प्रवाल और शौक्तिक कब प्रयोग में लाना है, सूत कामदगा शौक्तिक कब इस्तेमाल में लाना, इसके बारे में मामा जोशी के विचार पक्के थे। ये शायद गणेश शास्त्री जोशी से आए होंगे। तो उसने मुझे निर्धार पूर्वक कहा कि तुम मुझे कॉम्बिनेशन बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन मामा कहाँ पे इस्तेमाल करते। तुम मुझे डिसीज कंडीशंस बताओ, मैं बताऊंगा कि इसमें मामा जोशी का इस्तेमाल करें। फिर भी वो ट्रेडिशन ओपन ट्रेडिशन नहीं है। उनके जो छात्र है उनको दूसरे किसी वैद्य के पास नहीं जाने देते। वो सिर्फ उन्हीं के पास सीखे हुए हो, इस प्रकार का उनका कहना था। तो बाहर रहकर उनकी ट्रेडिशन को जानना मुश्किल है, लेकिन ये रिजिड ट्रेडिशन है। कोलटकर की ट्रेडिशन उस प्रकार की नहीं। अब मेरे मन में कुछ विचार आया, अलग विचार आया, बस मैं लिख दूंगा और प्रयोग करूंगा उसको। फक्त इतकंच होत होतं. मला वाटतं की तेव्हा तेव्हा मला हे वाटलं म्हणून मी त्याचं कारण तुला केलं की हे वाटलं म्हणून हे दिलं. तसं होत नव्हतं, कारण नेक्स्ट टाइमच्या लोकांना कळत नाहीये की काय विचार केला. तो विचार आला पाहिजे की हे वाटलं म्हणून केलं. वैसे त्रिलोक करता है वास्तव में, लेकिन उसमें समय बहुत जाता है। मेरी भी आपत्ति है, मैं भी लिखता नहीं हूँ। इस कारण से मैंने कौन सा द्रव्य इस्तेमाल किया है मैं लिखता नहीं हूँ, मेरे मन में ही रहता है। लेकिन त्रिलोक दुपेश्वरकर बहुत सारा लिखता है कि ये कंडीशन है, इस प्रकार का है और इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसमें छात्रों को पता लगता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोल्हटकर सर जैसा बनना एक काफी मुश्किल बात है। उनका जो अध्ययन का तरीका था, उनकी जो पद्धति थी लोगों से ज्ञान लेने की, इस प्रकार की उनकी जो अनुभव समृद्धता थी, इन बातों को देखकर उनके जैसा बनना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और इसीलिए मैंने ठान लिया कि कोलटकर सर का अध्ययन बहुत अच्छा था मूल ग्रंथों का, तो हम मूल ग्रंथ पढ़ना आरंभ करेंगे। ये मैंने उन्हीं से प्रेरणा ले ली। जब तक मैं कोश कार्य में था तो ये पॉसिबल नहीं था। जैसे 2008 में कोश कार्य का वो कार्य पूरा हो गया तो मैंने ये मान लिया कि बस हम मूल ग्रंथों के अध्ययन में लग जाएंगे इस प्रकार से। और चरक जैसे ग्रंथ का अध्ययन जब शुरू हुआ तो पता चला कि नहीं, यही सही तरीका है, यही हमें करना चाहिए। हर सूत्र में बहुत सारी ताकत है, बहुत सारे नए विचार इसमें जन्म ले सकते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम भली भांति उसके बारे में कुछ कर सकेंगे। जितके जास्त हाताळले जाते तितके त्या औषधाचा स्वभाव अधिक कळत जातो। काही द्रव्ये समजातून पटकन सुटतात, काही चिकटून राहतात, काही भुरभुरीत असतात, काही श्लक्ष्ण असतात, काही गर्द रंगाचे तर काही फिक्कट एक्सेट्रा एक्सेट्रा अनेक छटा कळू लागतात। ये तो तुम भौतिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा
ये कॉम्बिनेशन क्यों आया इस प्रकार से, ये अहम चीज इस प्रकार की रहती है। वेलणकर मैडम, कोलटकर सर की बहन थी, वैद्य थी, अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी। तो एक कैंसर का मरीज था, उसने एक काढ़ा लिख के दिया। ये काढ़े की परंपरा फणसलकर से थी, उसका फायदा नहीं हुआ, तो उसने उस केस को कोलटकर सर के यहाँ रेफर किया। कोलटकर सर ने भी अलगता से सोचकर काढ़ा लिख के दिया, वो भी ट्रेडिशनल फणसलकर की। और 6 द्रव्य थे दोनों के हाथों में, और एक ही द्रव्य अलग था, 5 द्रव्य समान थे। अब जो कार्य वेलणकर मैडम की बात से नहीं हुआ, वो कार्य कोलटकर सर के बात से होना आरंभ हो गया, उसको रिलीफ आने लगा। तो ये क्या है, 5 द्रव्य समान होने पर भी केवल एक द्रव्य अलग है तो परिणाम अलग इस प्रकार के। मैं जब 3rd ईयर में था और फणसलकर के यहाँ जाता था, तो वो काढ़े के बारे में, मरीज को देने के लिए जो काढ़ा बनता है उसके बारे में 2-2 दिन सोचते रहते थे, चुटकी डालनी है नहीं डालनी है, कितनी डालनी है वगैरह इस प्रकार से। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इतना क्यों सोच रहे हैं ऐसी क्या उसमें ज्यादा मुसीबत इस प्रकार की है। लेकिन यही उनकी खासियत थी, द्रव्यों का संयोग, यही उनकी खासियत थी। वैसे फणसलकर बहुत ज्यादा जाने माने वैद्य इस प्रकार के नहीं थे। वेणुमाधव शास्त्री जोशी, भाग्यावड़ीकर को जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी प्रसिद्धि फणसलकर को तो नहीं मिली इस प्रकार से। और वो पैसे के लालची बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं थे, तो जितना उनके उदर निर्वाह के लिए चाहिए था उतना वो उससे वो संतुष्ट इस प्रकार के नहीं थे। अगर ज्यादा पैसे लेते हैं तो आप फेमस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कठिन केसेस आपके पास आने लगते हैं इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है कि वो एक एक कॉम्बिनेशन के लिए अगर इतना सोचते रहेंगे तो मन में किस प्रकार के विचार चक्र चालू रहेंगे, ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और फिर ध्यान में आता है 40 बरस तक हर रोज चरक पढ़ना, ये क्या चीज है। कोलटकर सर ने उनके बहुत सारे वैद्य होने के बावजूद फणसलकर जी को चुना। ये बात इसमें भी बताई गई है, उनके ऊपर जो डीवीडी बनी है, वामन काका ने कह दिया है कि सबसे उनकी ज्यादा लगन फणसलकर जी से थी। और सुबह की प्रैक्टिस बंद करके वो फणसलकर के यहाँ जाने लगे 10 बरस की प्रैक्टिस के बाद। तो उनके ऊपर कितना प्रभाव फणसलकर जी का होगा, ये एक सोचने की बात है। और फणसलकर केवल शमन चिकित्सा वाले थे, शोधन बिल्कुल नहीं करते, तो भी कोलटकर सर की उनके प्रति भक्ति इस प्रकार की थी। तो अच्छे गुरु को ढूंढना, अच्छे गुरु को समझना, ये भी एक अलग चीज है। और ये हमारा सौभाग्य हो सकता है, दौर्भाग्य हो सकता है, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। मेरा सौभाग्य तो अच्छा रहा है, मुझे बहुत सारे वैद्यों से सीखने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं उसको हम कैसे समझे, ये कोशिश करें। तो मैं जब कंसल्ट करके के यहाँ जाने लगा तो मुझे पता चला कि ये गुण शास्त्र के विद्यार्थी है। तो मैंने औषधि गुणधर्म शास्त्र पूरा पढ़ लिया, क्योंकि उनकी ट्रेडिशन अगर उससे जुड़ी है तो मुझे वो ट्रेडिशन का पता होना चाहिए इस प्रकार से। आम्ही पुढ्या बांधताना सिनियर सोबत चर्चा व्हायची, त्यातून बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळायच्या। ये सही है। कुछ लोग विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि ये हल्का काम है, अच्छा काम नहीं है, सबके नजदीक रहेंगे तो अच्छा काम होगा इस प्रकार से। लेकिन ऐसी बात नहीं है वास्तव में।
जो समझना है वो हम अलगता से ही समझते हैं, नजदीक होकर समझ नहीं पाते हैं इस प्रकार से। एक अजब किस्सा कोलटकर सर का है। एक ऐसा एक छात्र काफी अहंकारी इस प्रकार था, और कुछ फंक्शन था, सर और बाकी वैद्य कुछ बैठे थे और सामने छात्र बैठे थे, और एक ही कुर्सी खाली थी सबके नजदीक वाली। तो उसने जाकर पूछा कि सर मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या? तो सर ने कहा "हाँ, बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे नजदीक बैठे हो इसलिए मेरे नजदीक आ गए, ऐसी भी स्थिति नहीं है, और दूर बैठे हो तो दूर गए हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो एक खास करके उसके अहंकार के बारे में किया हुआ वक्तव्य इस प्रकार का था, और उसी व्यक्ति ने मुझे एक बार बोला कि आज कोलटकर सर होते तो बहुत प्रसन्न होते। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो बोला कि सर के छात्र अभी एयर कंडीशन क्लिनिक में बैठते हैं, कार में घूमते हैं, घूम फिरते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं समझ गया कि इसने कोलटकर सर को क्या समझा। कोलटकर सर इसके समझ में आए नहीं आए, ये बात स्पष्ट है कि कोलटकर सर की महत्ता किसमें है ये समझ ही नहीं पाए। तो इतने नजदीक जाकर भी अगर आप समझ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति को समझ पाना, उसके ज्ञान को ले पाना, ये एक अलग अलग चीज इस प्रकार की है, और उसके लिए एक अलग प्रयास करने पड़ते हैं। बहुतम सचा हुआ, आप जैसे हम बनेंगे, जिसे बनाओ इस प्रकार का, तो आप जितनी गहराई में जाकर सोचते हैं, जितनी सर्वांगीण दृष्टि से सोचते हैं, वो निर्माण होना जरूरी है। और उसके लिए मूल ग्रंथों का अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन, प्रैक्टिस, ये सब चीजें बहुत जरूरी है इस प्रकार। तो ये होता रहेगा तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। न व्याधिहर मात्रं भेषजं प्रयोज्यं किन्तु उभय प्रत्यनीकम्। न च वाच्यं कारणभूतो दोषो निवृत्त्यैव कार्यभूतस्य व्याधेः निवृत्तिः इति। यथा प्रतिनियतशक्तिकानि भेषजद्रव्याणि भवन्ति तथमन्यथा श्लैष्मिकतपरे श्लेष्महरमेव वनं न प्रयुज्यते। यदुक्तं सुश्रुते न वा तैर्निरीक्षं न गुण्डनं न च प्राण्डुतररोगपीडितम्। तो ये एक अहम चीज है कि दोष प्रत्यनीक और व्याधि प्रत्यनीक अलग अलग इस प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। एक दुखद समाचार है कि आरती देव, हमारी एक छात्र जो ओवेरियन कैंसर का शिकार थी, उसकी आज सुबह मौत हो गई। तो मैं कोशिश करूंगा अंत्य दर्शन के लिए जाने की। तो यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यदि निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते विनयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।